नमस्कार। साहित्य के आज विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गज़लकार, हिंदी गज़लकार डॉक्टर विनय मिश्र जी। ये रहने वाले तो ये हैं बनारस के, लेकिन रोजी के चक्कर में चले गए थे राजस्थान और फिर लौट करके बनारस आ गए हैं बाबा की नगरी में। तो हमें बेहद खुशी भी है कि आज ये हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इनकी जो गज़ल की परंपरा है वो थोड़ा सा जो मानक गज़ल है उर्दू में उससे हट कर के है। तो इसलिए भी बातचीत करना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर विनय जी किस तरह की गज़ल करते हैं, किस तरह की कविताएं करते हैं और उसमें जन सरोकार कहाँ है, समाज की चिंता कहाँ है, देश कहाँ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे इनसे। तो विनय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है जी। बहुत और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो अभी रचनाएं मैं देख रहा था, ये 5 संग्रह आपके हैं हमारे सामने। जी जी। तो इसमें जो परंपरागत गज़ल है जी उससे हटके हमें रचनाएं दिखी हैं। जी। तो ये किस तरह की है? और बनारस की, अगर आप बनारस में पले बढ़े और यहीं के रहने वाले हैं, तो बनारस की जो गज़ल की परंपरा है उससे ये कितनी इतर है या उसके साथ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो गज़ल की परंपरा से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका, और एक बनारस की हिंदी गज़ल जो है उसकी परंपरा से जुड़ा हुआ। तो दरअसल जो ये गज़ल है वैसे तो आई है यह अरब से, फ़ारस से आई है, लेकिन जो आश्चर्य की बात आपको लगेगी कि यह बनारस में ये बहुत हिंदी गज़ल में बात करूं तो जो बड़े संत कवि हैं हिंदी के, कबीर, तो बनारस की जो गज़ल परंपरा है वो कबीर से जुड़ती है। मतलब वहाँ से हाँ जी। कबीर की कबीर ने जो साखी, सबद, रमैनी के अलावा बहुत कम लोगों को पता है कि गज़लें भी कही हैं। अच्छा। हाँ, उनकी गज़ल है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जी। तो इस तरह से सुनता नहीं है राम धुन अनहद बाजा बाजता। तो 15वीं शताब्दी के कवि कबीर से बनारस में हिंदी गज़ल की परंपरा शुरू होती है। और वो उनकी इस गज़ल को आप देखिए तो इसमें प्रेम का जो ताप है वो आपको, जो एक रिवायती स्वर भी है गज़ल का प्रेम का, लेकिन वो एक कबीर की पूरी जो कविता का जो केंद्रीय स्वर है ना, वो दार्शनिकता और प्रेम का जो स्वर है उसमें वो आपको रहस्य वो सब दिखाई पड़ेगा। और वहाँ से गज़ल आगे बढ़ती है और 300-400 वर्षों तक, चूँकि फ़ारसी भाषा में गज़ल कहने वाले लोग बहुत थे, उर्दू में भी गज़लें हुई हैं, लेकिन फिर हिंदी में भारतेंदु में आकर के उस परंपरा को आप देखते हैं। हालांकि उस समय तक, ये 19वीं शताब्दी तक, भारतेंदु के समय तक कविता हिंदी में नहीं होती थी, ब्रज भाषा में ही कविता होती थी। तो उनकी भारतेंदु की गज़लों पर उर्दू का प्रभाव है और रसा उपनाम से वो गज़ल कहते थे। और फिर वहीं आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि बनारस में एक तेग अली करके व्यक्ति थे जिन्होंने गज़लें कही हैं, और हालांकि उनको समझिए कि दबंग व्यक्ति थे एक तरह से कहा जाए तो। और उन्होंने एक बदमाश दर्पण करके गज़ल संग्रह 1895 में निकाला, और काशिका की बोली में गज़ल वो संग्रह वहाँ से निकला यहाँ से। और फिर आगे बढ़ते हैं, छायावाद में जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी गज़लें कही हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी थे, बहती गंगा जिनका उपन्यास है, तो उन्होंने जो है रुद्र काशिके के नाम से 1954 में उन्होंने गज़ल, उनकी गज़लिका के नाम से गज़ल संग्रह आया। और हिंदी गज़ल को सुव्यवस्थित रूप से अगर देखा जाए ना, तो वो रुद्र काशिके की गज़लों में उसका आरंभ होता है बनारस में। मैं बनारस की बात पहले करता हूँ। और 56 में आप त्रिलोचन जो बड़े कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हिंदी कवि के, तो गुलाब और बुलबुल उनका संग्रह आता है। और उसमें अपने आम जीवन के जो सरोकार जिसकी आपने चर्चा की है, वो पहली बार उसमें आपको वो आम जीवन के जन के सरोकार वहाँ मिलते हैं। और उसके बाद से उनमें बिस्तरा है न चारपाई है, जिंदगी खूब हमने पाई है, कल अंधेरे में जिसने सिर काटा, नाम मत लो हमारा भाई है। तो इस तरह की गज़लें त्रिलोचन, और त्रिलोचन के बाद से बहुत सारे बनारस में जो कवि हैं, जयप्रकाश बागी हैं, रामनाथ अकेला हैं। और बात करेंगे तो बड़े कवियों में राजशेखर हैं,
जी, सोनभद्र वाले। हाँ जी जी, राजशेखर। हाँ, तो राजशेखर की गज़लों में आप देखिए कि त्रिलोचन की परंपरा का जो सही विकास है वो राजशेखर और आनंद परमानंद यहाँ हिंदी के बड़े महत्वपूर्ण गज़लकार रहे हैं। इन दोनों की गज़लों में, वहाँ राजशेखर की गज़लों में भी विकास है, लेकिन वहाँ पर जो ताप है वो क्रांति धर्मी है। जबकि जो परमानंद जो गज़ल कहते हैं वो आम आदमी के जीवन की और फुटपाथ में रहने वाले व्यक्ति की सुख दुख और जीवन की विसंगतियों और जीवन के जो सरोकार हैं उनकी चिंताएं, सड़क पर जो बैठे हुए आदमी को फुटपाथ पे कि सड़क की धूल जब उड़ती है तो आकाश छूती है। परमानंद जी की गज़ल का एक शेर है कि सड़क की धूल जब उड़ती है तो आकाश छूती है, सड़क की सोच ऊंची है, सड़क का एक दर्शन है। तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और मेरे जो गज़ल के उस्ताद रहे मेयार सनही साहब। तो मतलब आप कैसे हिंदी गज़ल की तरफ मुड़ गए? तो अब मैं आ रहा हूँ उसी बात को कि मेयार सनही साहब के पास आया, बड़े उस्ताद शायर थे, और मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यह इतनी लंबी परंपरा है, उर्दू में भी है और समानांतर में हिंदी में भी, कविता परंपरा में भी हिंदी के कवि भी, गज़ल तो एक काव्य रूप है और एक जनसंवादी काव्य रूप है हिंदी कविता का। और मैंने देखा कि ये महत्वपूर्ण है, और दुष्यंत कुमार जो नई कविता के प्रतिनिधि कवि थे, वो अपनी नई कविता के उस काव्य रूप को छोड़ करके, प्रतिनिधि कवि होने के बावजूद, उनको ये लगा कि जो हम जो कविता लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, उस तक ये कविता पहुंच नहीं पा रही है, अपील नहीं उसमें नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं किसी लोकप्रिय काव्य रूप को लेकर के और फिर उसमें अपने समय की जो गंभीर बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं वो की जाएं। आपातकाल का वो समय था। तो उनका पहला संग्रह वहां पर आया, साए में धूप। तो साए में धूप के आने के बाद से आप समझिए कविता परिदृश्य में एक बड़ी महत्वपूर्ण उसमें एक परिवर्तन उसमें आता है। बहुत सारे गीत लिखने वाले लोग, नवगीत लिखने वाले लोगों को लगा कि ये गज़ल की ताकत, माने ये जो इसका अनुमान, हाँ, उनको था ही नहीं कि वो तो गज़ल एक खास दायरे में सिमटी हुई, सीमित अगर विधा के रूप में देखी जाती थी। दुष्यंत कुमार के उस दौर में दुष्यंत की गज़लें आंदोलनों की आवाज बन गई, आंदोलनों की। जी जी जी, मध्यम वर्ग का पूरा आक्रोश, व्यवस्था जनित आक्रोश पूरा का पूरा उस समय का। तो उससे प्रभावित मैं भी हुआ, है ना, वो समय था। और फिर मुझे लगा कि इस जो अपने समय के, क्योंकि कविता तो अपने समय के यथार्थ को ही अपने ढंग से रखती है, और दुष्यंत कुमार के गज़लों में वो स्वर यथार्थ वो दिखाई पड़ता है। तो धीरे धीरे उनको पढ़ते हुए अदम गोंडवी उसको आगे बढ़ाते हैं, भवानी शंकर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से मैं उस ओर गया, और चूँकि हिंदी का विद्यार्थी था तो हिंदी कविता परंपरा में भी गज़ल की एक सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा है। तो मैं उस परंपरा से जुड़ करके गज़लें कहने लगा, और पिछले 40 वर्षों से मैं गज़ल कह रहा हूँ। और अपने समय के सरोकार, सुख दुख, चुनौतियाँ, वो सब उन गज़लों में मिलेंगे। लेकिन गज़ल की, हिंदी गज़ल जो है ना, अभी फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था, उर्दू के महान शायर, कि गज़ल को अब हिंदी वाले जीवित रखेंगे। उर्दू वालों ने तो दम घोट दिया कि वो खास तरह के घेरे में चल रही है, वो केवल वही। हाँ, अब फैज़ साहब ने कहा इस बात को, तो अब वो बड़ी बात थी, मुझे बड़े अपीलिंग बात थी। मुझे लगा कि गज़ल में ये इसके जो डायमेंशन है, आयाम हैं, वो बहुत ज़्यादा है। उसमें उस घेरे में पूरा विश्व है, विश्व की वैश्विक संवेदनाएं हैं। तो आज की जो गज़ल दुष्यंत कुमार से आगे बढ़ती है, चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। आप जानते हैं वो 80 का दशक था, हम 21वीं सदी में हैं। तो आज की गज़लों में बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने समय के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, सारे सवालों को आप जो समकालीन कविता में है। आप जिसे मेयार सनेही साहब का आपने नाम लिया, जी हाँ, क्योंकि मेयार सनेही साहब तो खाँटी उर्दू गज़लकार ही थे जी, क्योंकि उनकी कई रिकॉर्डिंग मैंने की थी जी। तो फिर वो हिंदी में कैसे आपको मार्गदर्शन कर पाए? दरअसल गज़ल में शिल्प है और कथ्य, कविता में दो महत्वपूर्ण, गज़ल एक फॉर्म भी है और कहने का अंदाज भी है, सलीका भी है। तो मूलतः जो उसका अनुशासन है, खासतौर पे छंदानुशासन, वो फारसी से ही आया है। तो मेयार साहब उस्ताद से, तो मुझे वो गज़ल सीखने के लिए सबसे पहले शिल्प के पास जाना था। कथ्य तो सबके भीतर है, हमको फॉर्म की तलाश रहती है जिसमें हम अपने आप को ठीक ढंग से व्यक्त कर सकें। क्योंकि फॉर्म और कंटेंट दो चीज़ें हैं। तो गज़ल थोड़ा सा बहुत जटिल उसका एक शिल्प है, और नाजुक शिल्प भी है वो। जी जी। तो उसको साधने के लिए एक योग्य व्यक्ति की, तो बनारस में मुझे मेयार जी के रूप में वह व्यक्तित्व दिखाई पड़ा। तो उनमें एक बड़ा मनुष्य दिखाई पड़ा, जो कविता और मनुष्यता दोनों को साध करके, आपने तो अभी कहा ही कि, तो उनकी शायरी में वो चीज़ें मिलती थी। तो एक बार मेयार जी से मैंने पूछा, कुछ लोग कहते थे विनय जी अगर आपको गज़ल कहनी है तो आपको तो उर्दू सीखनी चाहिए। तो मैंने मेयार जी से सवाल किया कि आप ये बताएं कि मैं आपसे गज़ल सीखूं या उर्दू सीखूं पहले। तो उन्होंने कहा कि विनय जी, गाय दूध देती है, ये गज़ल, ये उर्दू है या हिंदी है? मैंने कहा दोनों है ये।
तो इसी उन्होंने कहा कि फिर यही बात है कि गज़ल न हिंदी की ज़ुबान है, गज़ल न उर्दू की ज़ुबान है, गज़ल दिल की ज़ुबान है। तो दिल की ज़ुबान जिस भी भाषा में आए उसमें गज़ल होगी। इसलिए आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो कोई बात नहीं, आपको उर्दू सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप गज़ल कहिए हिंदी में। और मैं उधर से दुष्यंत कुमार की परंपरा से जुड़ा ही था, तो बस उसके शिल्प और छंदानुशासन को वहाँ से सीखा, और कथ्य अपना मेरा निजी रहा। जो हिंदी कविता की अंतर वस्तु है, विषय वस्तु है, वो सारी वही विषय वस्तु हमारी गज़लों में आपको दिखाई पड़ेगी। इन गज़लों में आप समझिए अपने समय का विराट सांस्कृतिक बोध है आज। हालांकि आलोचना अभी तक पिछले 6-7 दशकों में छांदस काव्य रूप में जो गंभीर रचना कर्म हो रहा है उसकी ओर अभी देख नहीं पाई है। हो सकता है आने वाले समय में जब देखेगी तो मालूम चलेगा कि अपने समय में लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे गज़लों में। तो एक जैसे उम्मीद का स्वर है, मुझे गज़ल अपनी इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। पढ़िए पढ़िए। हाँ, कि भले कुछ ज़ख्म गहरे साथ लेकर चल, भले कुछ ज़ख्म गहरे साथ लेकर चल, मगर कुछ ख्वाब अच्छे साथ लेकर चल, मगर कुछ ख्वाब अच्छे साथ लेकर चल। पुरानी नींद में ही रात क्यों ठहरे, पुरानी नींद में ही रात क्यों ठहरे, नए सूरज के सपने साथ लेकर चल, नए सूरज के सपने साथ लेकर चल। और इन्हीं रास्तों से ही तो लोग जाएंगे, इन्हीं रास्तों से ही तो लोग जाएंगे। यही चलने के रास्ते साथ लेकर चल, यही चलने के रास्ते साथ लेकर चल। और लड़ाई मौत से जब ठन गई है तो, लड़ाई मौत से जब ठन गई है तो, तजुर्बे ज़िंदगी के साथ लेकर चल, तजुर्बे ज़िंदगी के साथ लेकर चल। और जहाँ मैं छूट जाऊँ छोड़ देना पर, जहाँ मैं छूट जाऊँ छोड़ देना पर, वहाँ तक उसके पहले साथ लेकर चल, वहाँ तक उसके पहले साथ लेकर चल। भले कुछ ज़ख्म गहरे साथ लेकर चल, मगर कुछ ख्वाब अच्छे साथ लेकर चल। तो इस तरह से आप देखिए कि इन हिंदी की गज़लों में जो अपने समय में एक संवेदनहीन समय में, एक पथराए हुए समय में हम जी रहे हैं, हर तरफ निराशा है, लोग अकेलापन है, अकेलेपन की त्रासदी है। हाँ जी, जी, वो टूटन, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में वैश्विक रूप से ये जो अकेलापन आया है वो कोई एक घर का नहीं है, वो पूरी दुनिया में भौतिक संसाधनों के जैसे जैसे हम गुलाम होते चले गए हैं, हम अपने आप सिकुड़ते चले गए हैं। हमारा जो संवेदन बोध है, संबंधों का जो विस्तार है, वो सिकुड़ने लगा है उसको। तो हिंदी गज़लों में इन सब की उपस्थिति है, चाहे वो पर्यावरण हो, पर्यावरण की चुनौतियां हो, या संबंधों का सिकुड़न हो, या व्यवस्था जनित जो स्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उनमें भी। तो जो कुछ भी नयापन है आपको आज की हिंदी गज़लों में दिखाई पड़ेगा। आपके एक हालिया जो प्रकाशित संग्रह है रंग बारिश जी, तो ये रंग बारिश कुछ रोमानी टाइप का नहीं लग रहा है, या इसका कंटेंट क्या है? जी, बहुत अच्छा, मुझे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और एक नए तरह का नाम है ये, और बिल्कुल देखने से ये लगता ही है कि इसमें रंग और रंगों की बारिश हो रही है। और इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि बारिश के अनेक रंग हैं जी। दोनों स्थितियों में इसमें जो भी मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं के अनेक रूप हैं, अनेक आयाम हैं। तो उन सारे संवेदनाओं के जो मेरी अनुभूत संवेदनाएं हैं, उनके उन रंगों को जो मैंने अपने समाज में, अपने आसपास को रहकर अनुभव किया है, मैंने इन गज़लों में उनको रचने की, कहने की कोशिश की है। तो इसमें से कोई सुनाना पसंद करेंगे आप? जरूर। मैं रंग बारिश हम भी तो देखें कि क्या है, और हमारे दर्शक भी देखें। जरूर। मैं आप किताब लेकर पढ़ना चाहूँगा। इसकी पहली गज़ल में कुछ शेर पढ़ देता हूँ जी। मतले का शेर है इसका कि दूसरों को देखने की मुझको आदत ही नहीं जी, दूसरों को देखने की मुझको आदत ही नहीं, जो नहीं हूँ वो मुझे होने की चाहत ही नहीं। वो मुझे होने की चाहत ही नहीं। एक शेर देखें कि यह समय रोबोट का है, यह समय AI का, यह समय रोबोट का है, यह समय AI का। इस समय को आदमी की अब ज़रूरत ही नहीं, इस समय को आदमी की अब ज़रूरत ही नहीं। कितने सपने सच हुए हैं, कितने सपने मर चुके, आज तक इस पर लगी कोई अदालत ही नहीं, आज तक इस पर लगी कोई अदालत ही नहीं। और बाज़ारवाद पर एक शेर पढ़ता हूँ कि जाल फैलाए हुए बाज़ार हैं चारों तरफ,
जाल फैलाए हुए बाजार हैं चारों तरफ, लोग राहत चाहते हैं और राहत ही नहीं, लोग राहत चाहते हैं और राहत ही नहीं, और झूठ का परचम यहाँ लहरा रहा है शान से, पर यहाँ सच के लिए दिल में बगावत ही नहीं, पर यहाँ सच के लिए दिल में बगावत ही नहीं, और आंसुओं में बह गई उम्मीद तिनके की तरह, आंसुओं में बह गई उम्मीद तिनके की तरह, हैं यहाँ कुछ लोग जिनको फिर भी हैरत ही नहीं, हैं यहाँ कुछ लोग जिनको फिर भी हैरत ही नहीं, दूसरों को देखने की मुझको आदत ही नहीं, जो नहीं हूँ वो मुझे होने की चाहत ही नहीं। जी, तो इन गज़लों में आप यही देखेंगे कि हमारा समय, हमारे समय का विक्षोभ इन गज़लों में है, और जो भी जिनसे कि हमारी मनुष्यता प्रभावित होती है, जीवन मूल्य प्रभावित होते हैं, और उनके सामने जो चुनौतियां खड़ी होती हैं, रचनाकार का काम ही यही है कि उन चुनौतियों को आपके सामने रखे ताकि आप उससे सावधान हो। तो इस तरह से जो चिंताएं हैं मेरी, जो पीड़ाएं हैं मेरी, वो यही है जो अपने समय से और जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई है। आपने कहा कि दुष्यंत कुमार की चर्चा की, जी, तो दुष्यंत कुमार आज के दौर में होते जो है नहीं, जी जी, लेकिन अगर दुष्यंत कुमार क्या कहना चाहते लोगों से, और आपने किस तरह से उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं तथ्यों को कहने की कोशिश की? जी, दुष्यंत कुमार अपने समय में, हर कवि अपने समय को, जो महत्वपूर्ण कवि है वो अपने समय को ही अभिव्यक्त करता है, वो चाहे व्यास हो, वाल्मीकि हो, तुलसीदास हो, कबीर हो, गालिब हो, मीर हो, दुष्यंत हो। तो दुष्यंत भी अपने समय को ही अपनी पूरी ताकत, पूरी त्वरा और के साथ व्यक्त करते हैं। ठीक वही काम आज के कवि को करना चाहिए कि दुष्यंत का जो समय था वो आज का समय नहीं है, बहुत बदल गया है ना। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और अंतिम दशक से ही बुनियादी बहुत देश में परिवर्तन हुए। उसके बाद से बहुत सारे नए सवाल जुड़े, नई चुनौतियां भारतवर्ष के सामने हैं, आज 21वीं सदी में हमारे सामने हैं। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध का जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं, व्यवस्था जनित हैं, मध्यम वर्ग की चिंताएं हैं, वो दुष्यंत की गजलों में मिलेगी आपको। मध्यम वर्ग की चिंताएं आज भी हैं, और मध्यम वर्ग की चिंताएं, और मध्यम वर्ग से नीचे जो एक आम जन का वर्ग है, उसके नीचे का, उस वर्ग की भी चिंता है। गरीबी बहुत बेतहाशा बढ़ी है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, वो चिंताएं भी और विस्तृत हुई हैं और भयावह हुई है दुष्यंत के समय की। और कुछ नई चिंताएं, जैसे पर्यावरण की चिंताएं, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताएं, वो नई आतंकवाद की जैसे चिंताएं, पर्यावरण की चिंताएं, ये चिंताएं जो है भूमंडीकरण, बाजारवाद, बाजार की जो चिंता है, बाजार तो ये दुष्यंत कुमार के समय में ये चुनौतियां नहीं थी। आज के रचनाकार की जो जिम्मेदारी है दुष्यंत से कहीं बहुत ज्यादा है। उसे आम जन के साथ अपना संवाद भी बनाए रखना है और अपने समय को भी पूरे एड्रेस करना है। अब तो ये एक दोहरी जिम्मेदारी है कविता के सामने आज की। और इसीलिए गजल समकालीन कविता का, जहाँ जो है गद्य कविता का भी एक बड़ा विस्तार है, लेकिन गद्य कविता में दिक्कत क्या है कि वहां पर लयहीनता, उसकी जो शुष्कता है और उसकी एक रूपता है। आप 50 कविताओं को रख देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन किसी कविता है। तो गजल को जो काम कर रही है हिंदी में, वो अपनी पूरी लयबद्धता, लय धर्मिता के साथ जन संवाद कर रही है। तो इस मामले में वह एक जनधर्मी रिदमिक कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा आपने शब्द दिया, रिदमिक कन्वर्सेशन, यह लयात्मक संवाद। तो आज की हिंदी गजल आम जन से लयात्मक संवाद कर रही है। इसलिए अपनी हिंदी कविता की यह एक महत्वपूर्ण विधा है, काव्य रूप है। और अपने समय के सरोकारों को मैंने एक गज़ल के 2-4 शेरों में रखने की फिर कोशिश की है। मैं जुड़ा हुआ, तो वो एक गज़ल के 2-4 शेर पढ़ता हूँ। कैसे दुष्यंत कुमार से समय बदला है, वो चिंताएं बदली हैं, उस शेर में वो बात आएगी। मतलब पढ़ता हूँ कि वो रंजिश में नहीं अब प्यार में है, वो रंजिश में नहीं प्यार में, अब प्यार में है, मेरा दुश्मन नए किरदार में है। वाह। वो रंजिश में नहीं अब प्यार में है, मेरा दुश्मन नए किरदार में है। एक शेर देखें, खुशी के साथ ग्लोबल आपदाएं। खुशियां तो मिली, लेकिन आपदाएं, अभी कोरोना का संकट आप देखें। खुशी के साथ ग्लोबल आपदाएं, भाई खतरा तो हर व्यापार में है जी, भाई खतरा तो हर व्यापार में है। और यह जो महानगरीय जो जीवन बोध है, उस पर एक शेर पढ़ता हूं कि यहां सब बदहवासी में खड़े हैं, यहां सब बदहवासी में खड़े हैं, ये ठहरी जिंदगी रफ्तार में है, ये ठहरी जिंदगी रफ्तार में है।
और अखबार को लेकर के, मीडिया को लेकर के कहीं कोई उम्मीद हो जिसमें खबर वो बताओ क्या किसी अखबार में है, कोई उम्मीद हो जिसमें खबर वो बताओ क्या किसी अखबार में है, नहीं समझेगा कोई दर्द तेरा। आम जन सभी टूट रहे हैं, नहीं समझेगा कोई दर्द तेरा, तड़पना टूटना बेकार में है, तड़पना टूटना बेकार में है। इसके बावजूद आज की जो गज़ल है उसमें उम्मीद है, आशा है कि नहीं समय बदलेगा, चीज़ें हमारे अनुकूल होंगी। एक शेर पढ़ता हूँ, हवा मझधार में लाई है लेकिन, हवा मझधार में लाई है लेकिन अभी भी हौसला पतवार में है, अभी भी हौसला पतवार में है। और घरों में आज सूनापन है केवल, घरों में आज सूनापन है केवल, यहाँ रौनक तो बस बाजार में है, यहाँ रौनक तो बस बाजार में है, वो रंजिश में नहीं अब प्यार में है, मेरा दुश्मन नए किरदार में है। तो आज की गजलों में आज का समय बोध है, मैं कहना चाहूँ लोगों का संघर्ष है, समाज का सरोकार है, लोगों की कुंठा भी है, पीड़ा भी है और दर्द भी है। जी जी जी। और इसके बिना गजल हो भी नहीं सकती। तो गजल की पारंपरिक जो गजल की जो बुनियादी स्वर तो प्रेम का है, हाँ, अगर कहा जाए मैं कहूँ तो। और तो गजल, लेकिन हिंदी गजल प्रेम से हटके है। नहीं ऐसा ना कहें, प्रेम तो कविता का केंद्रीय स्वर है। कभी गजल और जो कुछ भी संवेदनाओं के नाम पर है वो प्रेम के भाव या अभाव के कारण ही है जी। तो आप ऐसा ना कहें, मैं प्रेम पर ही एक दो चार शेर अपनी गजल के, क्योंकि समय खत्म हो रहा है जी जी, तो बस एक शेर पढ़िए और हम लोग जी। न कोई है उसके सिवा जिंदगी भर, न कोई है उसके सिवा जिंदगी भर, उसी पर मरा और जिया जिंदगी भर, उसी पर मरा और जिया जिंदगी भर। उदासी के इन पत्थरों में भी देखो, उदासी के इन पत्थरों में भी देखो, कोई फूल होकर खिला जिंदगी भर। मैं अच्छा, जिनके बिना जी। बहुत अच्छा विनय जी, आप हिंदी गजल और उसके सरोकारों पर आज इतनी अच्छी चर्चा की, हमारे स्टूडियो में आए आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत नमस्कार आपको, धन्यवाद।